अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ SMIU में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरावान। आप हमारा ये प्रोग्राम SMIU TV और EDU TV पर बराह रास्त और रिकॉर्ड देख सकते हैं। नाजरीन, आज का हमारा मौजू नौजवान तबका के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, जो लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं और अपनी स्किल्स के ज़रिए कमाने की ख्वाहिश रखते हैं। जी, हमारा आज का मौजू एंटरप्रेन्योरशिप है कि हम अपना कारोबार कैसे शुरू करें, वो कौन सी फील्ड है जिसमें हम अपने बॉस खुद बनकर अपनी कमाई का ज़रिया तलाश कर सकते हैं। आज इस मौजू पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ अमजद बेहलर साहिब मौजूद हैं, जो 5000 स्टार्टअप्स के फाउंडर और CEO हैं। आइए जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और प्रोग्राम में आने का आपका बहुत शुक्रिया। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं सवालात की जानिब। थैंक यू इकरा, आपने इनवाइट किया। थैंक्स टू SMIU कि आपने मुझे मदद किया। थैंक यू सो मच। सर, आप ये बताइएगा एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और कोई कैसे अपना कारोबार शुरू कर सकता है? देखें, एंटरप्रेन्योरशिप जो है बेसिकली ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये आपका माइंड सेट है। ये कोई ऐसी डिग्री, ऐसा कोई आर्ट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मतलब कि पढ़ने से सीखने से आती है। ये बेसिकली आर्ट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है, जो कि आपको एक मुसलसल एक चीज़ की तरफ डाइवर्जन और काम करने के बाद आपका एक माइंडसेट बनता है, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। बेसिकली क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये कि आपका माइंड जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला माइंड हो। आप हर प्रॉब्लम में आप सॉल्यूशन क्रिएट करें, तो उसको हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंड। यानी उसमें चाहे वो आप बिजनेस से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, लेकिन जब भी आपका माइंड जो है प्रॉब्लम सुन के बैकेंड पे उसके सॉल्यूशन के लिए वर्किंग करना शुरू कर देता है, तो हम सोचते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंड है। बेसिकली ये स्टेट ऑफ माइंड है, या माइंड सेट कहना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ये स्टेट ऑफ माइंड और एक माइंड सेट का नाम है। सर, देखते हैं कि हम कहते हैं कि हम अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब हम अपने कारोबार शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला जो क्लिक आता है वो ये आता है कि रिस्क, चैलेंज, कि हम ये अपना कारोबार तो शुरू कर रहे हैं पर अगर हमें लॉस हो गया, हम कैसे रिस्क लें इसमें? देखें, पुरानी जो थ्योरी वो ये थी कि हाई रिटर्न हाई रिस्क, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत की बात ये कि कुछ ना करना सबसे बड़ा रिस्क है। आज के दौर में कुछ ना करना सबसे बड़ा रिस्क है, और रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है लर्निंग करके, उसको सीख के। आज का नया फार्मूला क्या है? जैसे पुराना फार्मूला क्या होता था कि हाई रिटर्न हाई रिस्क, अभी नया करंट हमारा फार्मूला क्या चल रहा है कि हायर द फाइनेंशियल एजुकेशन लोअर द रिस्क। जितनी आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अच्छी होगी, जितनी आपकी फाइनेंशियल लर्निंग्स अच्छी होगी, उतना रिस्क आपका रिड्यूस होता जाएगा। तो हमें रिस्क से भागना नहीं है, रिस्क को अवॉइड नहीं करना, रिस्क को हमने सीखना है कि मैनेज कैसे करना है, हमने उसके साथ गुजारा कैसे करना है, हमने उसको सीखना कैसे, हमने अपने आप को कैसे उसके साथ चलाना है। तो रिस्क को कम करने के लिए हमें रिस्क को सीखना पड़ेगा, रिस्क को समझना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी लर्निंग को हमें बढ़ाना पड़ेगा। सबसे बेहतरीन और आजकल यूनिवर्सल फार्मूला यही है कि रिस्क से आप भागे ना, रिस्क को आप अवॉइड नहीं करें, अपनी इंटेलिजेंस बेहतर करें, अपना विजडम बेहतर करें, अपनी नॉलेज बेहतर करें, अपनी लर्निंग बेहतर करें, ताकि आप रिस्क को समझ सकें और उसको रिड्यूस कर पाएँ। फिर भी कुछ लोग हैं वो डर जाते हैं रिस्क लेने के लिए, तो वो अपने इस डर को कैसे भगाएं? देखें, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि कुछ ना करना सबसे बड़ा रिस्क है आज के दौर में। बिल्कुल। और और जितना पहले, ये एक मेरा ओपिनियन ये है कि जितना पहले आप रिस्क लेंगे उतना कम सेक्रीफाई आप करेंगे। ये मैं बड़ी आपको एक डीप बात बता रहा हूँ कि देखें, जितना जल्दी आप, जितना अर्ली आप किसी बिजनेस में जंप इन करेंगे, उतना कम आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, उतना कम आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। सो जितना अर्ली आप गेम में आ जाते हैं, उतना अर्ली आप गेम में विनर हो के आप निकल पाते हैं। जितना आप लेट करेंगे, उतना रिस्क जो मार्जिन है वो बढ़ता जाएगा। आप ये बताएं कि आपको कब ख्याल आया कि मुझे नौकरी नहीं करनी, अपना काम करना है, और IT ही क्यों? देखें, प्रीवियस मेरा बैकग्राउंड जो है वो एज अ बैंकर है। एज अ AVP लेवल पे, सीनियर पोजीशन पे मैंने सरेंडर किया था। उससे पहले मैं पैरेलली कुछ बिजनेसेस कर रहा था, कुछ लोगों के साथ मिलके मैं बिजनेसेस कर रहा था। ड्यूरिंग माय बैंकिंग कैरियर मुझे एक चीज़ का आइडिया हो गया था कि
जॉब कितनी भी अच्छी हो, वो हेल्दी लाइफ का अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। कुछ भी कर लें आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, आप फ्रीडम क्रिएट नहीं कर सकते। तो मुझे समझ में तो आ गया था कि यार मेरे लिए कम से कम जॉब मुनासिब नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। मैं थोड़ा सा बड़े काम के लिए, मुझे एक चीज़ का आइडिया हो गया था, शायद मैं बड़े काम के लिए बनाया गया हूँ, मैं इससे बेहतर काम कर सकता हूँ, मैं इससे बड़ा काम कर सकता हूँ। नो डाउट मैंने अपने 7 इयर्स के बैंकिंग करियर में बहुत अच्छा पीक देखा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ में 4 साल मैंने काम किया, वहाँ पे 3 इयर्स में एज अ बेस्ट मैनेजर रहा वहाँ पे, और मैंने 7 इयर्स में अच्छे पीक्स को टच किया। लेकिन फाइनली मुझे ये आइडिया आ गया था, मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं इससे कुछ बेहतर कर सकता हूँ, इससे कुछ बड़ा कर सकता हूँ, इससे कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो आपने कारोबार के लिए आईटी क्यों चुना? आईटी इसलिए चुना कि क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स थे वो आईटी फील्ड से रिलेटेड थे, तो उनको मैं देखता था कि एक कन्वेंशनल जो बिज़नेस है वो 10 साल से बंदा एक बिज़नेस कर रहा है, उसका जो पोर्टफोलियो है, उसका जो टर्नओवर है वो इतना है। एक आईटी वाला बिज़नेस है जिस बंदे को 6 महीने हो गए, उसका टर्नओवर इतना अच्छा है। तो मुझे एक चीज़ तो ये क्लिक कर रही थी। सेकंड ये चीज़ कि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि आगे के जो फ्यूचर है, फ्यूचर के जो 10 20 30 साल हैं, वो सारे के सारे आपके आईटी के हैं, डिजिटलाइज के हैं। एक चीज़ मैं समझ गया था कि सारी की सारी आपकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डिजिटलाइज हो गई हैं या होने वाली हैं। आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपका मीडिया, आपकी मेडिसिन, आपका ट्रांसपोर्ट, हर इंडस्ट्री आपकी डिजिटलाइज हो चुकी थी या होने वाली थी। तो मुझे ये था कि यही रेस है, अगर हम जितना अर्ली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना अर्ली हम फ्रंट लाइनर्स में काउंट होंगे, जितना हम लेट पार्टिसिपेट करेंगे उतना हम लेट जो आपकी डेडलाइन है उसको क्रॉस करेंगे। तो आईटी का मेन मकसद यही था, एक तो फ्यूचर ग्रोथ, और फ्यूचर आपका सारा का सारा आईटी में है। अच्छा सर, ये बताएगा आईटी में ऐसी कौन सी फील्ड है जिन जिन ज़राए से आप जो हैं कि अच्छा अर्न कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं? देखें हमारी हमारी जो करेंसी है रीजन में वीक करेंसी मानी जाती है कि आप करेंसी उस इकोनॉमी के साथ आप कनेक्ट हो जाएं जो आपसे 10 दफ़ा 100 दफ़ा 200 दफ़ा स्ट्रांग है। उससे आपको क्या करना पड़ता है कि आपकी जो लेबर है वो आप सस्ते में पे करते हो और आपका रिटर्न जो है वो हायर करेंसी में आना शुरू हो जाता है। तो जो भी आपकी आईटी की फील्ड, देखें आईटी इटसेल्फ बहुत मतलब कि सारी की सारी आपकी डोमेन्स कवर हो जाते हैं। चाहे आप ई कॉमर्स का बिज़नेस करते हैं, आईटी की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे आप सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी में जो भी आप करते हैं ना, आपकी करेंसी में कन्वर्जन आपको अच्छा मिलता है, आपको अच्छी उजरत मिलती है और आपका फ्यूचर जो है बनस्बत लोकल करेंसी के अच्छा आपका सिक्योर हो जाता है। ये बहुत एक बड़ा डोमेन है आईटी को, मतलब हम एक दो फील्ड में या एक दो डोमेन में कवर नहीं कर सकते। जो भी आपकी ई कॉमर्स आती है, जो भी आपकी सर्विसेज आती हैं, जो भी आपकी इंटेलिजेंस आती है, जो भी आपकी चीज़ें आती हैं, सारी की सारी हमारे आईटी में आती हैं। तो पॉइंट इज़ के ये नहीं सोचें कि इस फील्ड में जाएंगे तो इसमें ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें जाएंगे तो इसमें कम अच्छा होगा। पॉइंट इज़ कि आप अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाएं, स्किल्स बढ़ाएं, इंटेलिजेंस बढ़ाएं। उससे क्या होगा कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, देखें वैल्यू जो है ना वो आपकी स्किल्स की, आपकी काबिलियत की है। जहाँ पे भी आपकी स्किल्स, इंटेलिजेंस और काबिलियत होगी वहाँ पे आप अर्न करेंगे। जहाँ पे भी आपकी स्किल्स, आपका वैल्यू एडिशन, आपकी स्किल सेट उस अप टू द मार्क नहीं होगा, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी अच्छी मार्केट क्यों ना हो। ये चीज़ हम सबको जितना जल्दी समझ में आना चाहिए उतना जल्दी समझना चाहिए कि देखें जो डिमांड है, जो एक्चुअल क्या कहना चाहिए कि जो आपकी वर्थ है वो आपकी काबिलियत की है। अच्छा सर, ये बताइएगा फ्रीलांसिंग को आप कैसे समझते हैं कि फ्रीलांसिंग के ज़रिए आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए फ्रीलांसिंग एक वो टूल है जो कि लेटेस्ट मॉडर्न टूल है और हम लोग एज अ पाकिस्तान 4th और 5th नंबर पे एज अ कंट्री वाइड, वर्ल्ड वाइड हम लोग काउंट होते हैं एज अ फ्रीलांसर रिसोर्स प्रोवाइडर। फ्रीलांसर के बाद आपको क्या करना चाहिए, जो बिगनर्स हैं उनको क्या करना चाहिए कि उसके आगे एक मिनी एजेंसी बनाएं या एक स्टार्टअप बनाएं। देखिए फ्रीलांसर का मतलब कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने आप को फीड कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली को फीड कर रहा हूँ। लेकिन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपको एजेंसी, आपको स्टार्टअप बनाना पड़ेगा। आपको जब हम जब बात करते हैं कि जॉब्स नहीं हैं,
जब आप भी अपने घर में काम करेंगे, मैं भी अपने घर में इंडिविजुअल काम करूँगा, तो जॉब्स कहाँ से आएंगी? जॉब्स वहीं से आएंगी कि जब आप फ्रीलांसर समझ जाते हैं कि ये नहीं, अब मैं अच्छा फ्रीलांसर हो गया हूँ, अब मैं 4 बंदों की टीम को चला सकता हूँ, तब आप 4 बंदे हायर करते हो और उनकी टीम में आप उनको एड करते हो और एक अच्छी इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूशन ऐड करते हो। आप अपने स्टार्टअप्स के बारे में बताइएगा, 5000 स्टार्टअप्स के बारे में, वो कैसे काम करते हैं? देखें, 5000 स्टार्टअप जो है बेसिकली आप यूँ करना चाहिए कि ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। इसको हम अपने टर्म में वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करती है। स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट कैसे करती है? बेसिकली आप यूँ समझें कि आपने देखा होगा कि हर यहाँ पे बंदा जो बिज़नेस शुरू करना चाहता है, उसका सबसे मेन जो पहला चैलेंज आता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। और जब वो बैंक्स में जाते हैं, क्योंकि मैं बैंकर था तो मुझे पता है, जब वो बैंक्स में जाते हैं कि भाई मुझे लोन चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो बैंक्स बोलते हैं अभी तो आपने बिज़नेस शुरू ही नहीं किया, ठीक है, बिज़नेस शुरू कर। बैंक्स हैं इस्टेब्लिश बिज़नेस को तो फर्दर इस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, लेकिन किसी स्टार्टअप के लिए, किसी स्टार्टअप को या किसी बिगनर को वो सपोर्ट नहीं करते। नहीं, ऐसा कोई हमारे पास इदारा है। इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, वो 3 महीने की आपको ट्रेनिंग्स देते हैं। उनके पास एक सर्टेन 1 साल का एक कोटा होता है कि इतने बेजेस आपने पास करने हैं, ठीक है। वो 3 महीने आपको बेजेस को ट्रेनिंग देते हैं, कुछ सिखाते हैं, उसके बाद फिर मार्केट में छोड़ देते हैं। वो जो बिगनर होता है वो उसी जगह पे रहता है कि वो बिजनेस शुरू कैसे करेगा। वहाँ पे हमारे 5000 स्टार्टअप का बीच में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक्सपर्टीज़ आपकी, इन्वेस्टमेंट हमारी, मिलके पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं। ये सिंपल हमारे बैंक्स में भी, इस्लामिक बैंकिंग में, इसको हम मुदारबा का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसमें एक पार्टनर होता है, वो अपनी एक्सपर्टीज़ लगाता है, दूसरा पार्टनर होता है अपनी इन्वेस्टमेंट लगाता है, दोनों मिलके काम करते हैं। ये बैंक के मॉडल में, हमारे इस्लामिक बैंकिंग के मॉडल में भी यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यही 5000 का कॉन्सेप्ट भी यही है, इन्वेस्टमेंट हमारी, एक्सपर्टीज़ आपकी, मिलके काम करते हैं पार्टनरशिप बेसिस पे। कुछ चीज़ें हम देखेंगे बैकएंड पे, कोर एक्सपर्टीज़ आप देखेंगे। तो जो मेन चैलेंज है, जो आपका हिच है, जो कि बिजनेस तो शुरू करें लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, तो 5000 उस चैलेंज को जो है ख़त्म करता है। उसके साथ आपको कोचिंग देता है, उसके साथ आपको मेंटोरिंग देता है, उसके साथ आपको रोड मैप भी देता है, सीखने के मौके भी फराहम करता है। मौके देता है। हमारे साथ सीनियर जो CEOs हैं, मेंटोर्स हैं, उनके साथ आपकी लाइव डिस्कशंस हो रही होती हैं, जो आपसे पहले की स्टार्टअप्स हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अक्सर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर कन्फ्यूजन पाई जाती है, जैसे अपवर्क, फाइवर वगैरह, तो क्या कोई इंसान इन छोटी छोटी ऐप से या कोई अबूर हासिल कर सकता है? देखें, बिल्कुल कर सकता है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, देखें, ये इस पे दुनिया काम करती है। मैं सबको ये कहता हूँ कि हमारी जो IT की मार्केट है, उसका ग्राउंड बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया इसकी मार्केट है। और ये भी हमें समझना चाहिए कि अल्टीमेटली जो काम आपके पास सस्ती करेंसी में, लेबर जो आपकी यूटिलाइज होनी है। देखें, सिंपल एक कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं, एक गोरे को जो काम वहाँ $50,000 में US में करके मिलता है, उसको हम $20,000 में सपोज़ जी थैंक यू करके कर देते हैं। तो कोई भी ऐसा बिजनेस सेंस जो है, वो कभी भी 50,000 वाला काम वो 50,000 में नहीं कराएगा। वो तो सोचेगा कि मैं अपनी कॉस्ट कटिंग कहाँ से करूँ, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली आपके पास काम आप ही के पास आना है। आपके जो भी रीजन्स हैं जहाँ पे लेबर सस्ती पाई जाती है, चाहे आपका इंडिया हो, फिलिपीन हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ठीक है, तो सारा काम आप ही के पास आना है। जहाँ तक बात है जितने हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बिल्कुल पूरी दुनिया इसी से काम करती है। और प्लेटफॉर्म की भी रैंकिंग्स होती हैं। प्लेटफॉर्म अपने स्टार्स देते हैं, अपने जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं उनकी रैंकिंग अप करके उनको स्टार्स दिए जाते हैं, और उनकी रैंकिंग के बिहाफ पे ही बेसिकली उनको काम मिलता है कि आपकी रेटिंग अच्छी है तो काम का डाइवर्जन आपके पास अच्छा होगा। ये बेसिकली वही सर्विस मॉडल है कि आप किसी को टाइम पे काम करके देते हैं, कमिटमेंट पूरा करते हैं, प्राइस अच्छी करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, तो जो पोर्टल है आपकी रैंकिंग अच्छी बनाता है और उसके अगेंस्ट फिर काम की डाइवर्जन भी आपकी तरफ ज़्यादा आ जाती है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। सवालात जवाबात का सिलसिला जारी करते हैं। जी अमजद साहब, ये बताइएगा कि हम IT में आने के लिए हमें प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत होती है या फिर जो शॉर्ट कोर्सेज वगैरह होते हैं वही हेल्पफुल साबित होते हैं?
देखें, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि इसमें हम जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम प्रैक्टिकल और बुकिश के बीच में अच्छा खासा गैप है। न सिर्फ आईटी लेकिन हर फील्ड में जो प्रैक्टिकल हम लोग करवाते हैं और जो बुक में हम लोग पढ़ते हैं उसके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है। सबसे पहले तो वो हमें कवर करना पड़ेगा, चाहे आपकी 4 ईयर एजुकेशन हो, 2 ईयर एजुकेशन हो, चाहे आपका शॉर्ट कोर्सेज हों। इसमें 4 ईयर एजुकेशन जहाँ तक मैं समझता हूँ 4 ईयर एजुकेशन मैंडेटरी नहीं है। ऐसे भी हमारे पास बच्चियाँ आते हैं जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के शॉर्ट कोर्सेज करके काम पे लग जाते हैं और अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। तो पॉइंट इज़ कि जितना आप प्रैक्टिकल होंगे उतना आप क्लोज़र टू अर्निंग होंगे और बेटर अर्निंग की तरफ आप जा चुके होंगे। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जो कि 4-4, 6-6 साल की एजुकेशन पूरी करके आते हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिलती। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जिनका 6 महीने का कोर्सेस होते हैं लेकिन वो अच्छी जॉब्स पे काम कर रहे होते हैं। पॉइंट इज़ कि जितना आप प्रैक्टिकल होंगे, जितना आप स्किलफुल होंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। और मैं पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि शायद ये टाइम स्पेशली आईटी में कि एब्सलीट होने वाला है कि आपकी 4 साल की डिग्री, 6 साल की डिग्री उसके बाद आप करके आप फिर मार्केट में उतरते हैं। शायद ये वो टाइम नहीं है। सही। आपको जल्दी वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा। 6 महीने में, 1 साल में, 8 महीने में वेल इक्विप्ड होने पड़ेगा। ऐसे कोर्सेज आपको लॉन्च करने पड़ेंगे जो आपको ज़्यादा जल्दी शार्प करें, ज़्यादा जल्दी इक्विप करें और आप फ़ौरन मार्केट में आ जाए। इस टाइम गेम विनर वो है जो जितनी जल्दी मार्केट में आता है। गेम विनर वो नहीं है कि जो कि 6 साल की डिग्री करके 6 साल के बाद मार्केट में आएगा। गेम विनर वो है कि जो जल्दी इक्विप्ड होकर मार्केट में आता है और 6 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस लेके फुली इक्विप्ड हो जाता है। तो बेहतर ये कि आप जल्दी से शॉर्ट कोर्सेज करें, अपने आप को वेल प्रिपेयर करें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो ठीक है, स्किल्स हैं वो सीखें वो और फिर इस सीखें फील्ड में आएँ। और आप आ जाएं। जी, आप मुझे ये बताइएगा कि हम मीडिया वाले हैं तो मतलब मीडिया स्टूडेंट्स जो होते हैं कि वो इस फील्ड में कैसे आ सकते हैं, वो कैसे काम कर सकते हैं इस फील्ड में? देखें, मीडिया वालों के लिए ऑप्शंस अच्छे खासे हो सकते हैं। सबसे पहले ये कि आप डिजिटल मार्केटिंग से अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। देखें, इस टाइम जो भी बिज़नेस होगा उसको मार्केटिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो आप एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग का एक ब्रांड बना सकते हैं, आप गूगल एडसेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप एक अपना स्टार्टअप बना के चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप डे 1 पे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। पॉइंट ये कि आप जितनी जल्दी मार्केट में इन होंगे उतनी जल्दी आप जो चेक लाइन है उसको आप क्रॉस करेंगे। तो स्टार्ट विद डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्ट विद यूट्यूब, स्टार्ट विद गूगल एडसेंस और आहिस्ता आहिस्ता देखें हर जो भी ब्रांड हो ना, जो भी बिजनेस हो, उसको मार्केटिंग चाहिए होती है। आप बेहतर रेट्स में, अच्छी क्वालिटी में मार्केटिंग उनके साथ करें। और होता क्या है कि आप अपने क्लाइंट के साथ, जैसे आपका क्लाइंट ग्रो करता है उसके साथ आप भी ग्रो करते हो। आज आपकी क्लाइंट की वॉलेट साइज़ 1 लाख रुपए है, 1 साल के बाद उसका वॉलेट साइज़ जो है 5 लाख का हो जाएगा और आप भी ग्रो कर जाओगे। तो कुछ ऐसे अच्छे क्लाइंट देखें, आपकी कंपनी या मेरी कंपनी या किसी और की कंपनी चलाने के लिए हमें कोई लाखों करोड़ों लोग नहीं चाहिए होते। हमें अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए 10-20 अच्छे क्लाइंट चाहिए होते हैं जिनको रेगुलर हम लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं। रेगुलर वो भी ग्रो कर रहे होते हैं, रेगुलर हम भी ग्रो कर रहे होते हैं। तो पॉइंट हमें ये समझना है कि हमें ज़्यादा वॉल्यूम को अट्रैक्ट नहीं करना, हमने ज़्यादा वॉल्यूम को फ़िल्टर करके अच्छे क्लाइंट को हमने प्रायोरिटाइज़ करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है और उसको सस्टेन करना है। तो आप मुझे ये बताइएगा हमारी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है वो किस तरफ जा रही है, कितने बिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर रही है? देखें, अच्छा साइन ये है कि हमारा जो डाइवर्जन है वो आईटी की तरफ लोगों को अवेयरनेस आ गई है। ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। जो कि थोड़ा सा ग्रे साइड है वो अगर हम पड़ोस को देखें, फ़िलिपीन को देखें, इंडिया को देखें, बाकी कंट्रीज़ को देखें, तो उनसे हम बहुत पीछे हैं। पीछे नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अगर हम इंडिया की बात कर लेते, देखिए इंडिया की मैं बात इसलिए कर लेता हूँ, हम दोनों की जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बर्थ ईयर है वो सेम है, हम लोगों की एग्जिस्टेंस सेम है। तो इसी वजह से, और इंडिया की पॉपुलेशन या इंडिया का जो आवाम है और हमारा आवाम तकरीबन एक ही जैसा, एक ही कल्चर पाया जाता है। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री इस टाइम $200 बिलियन को टच कर रही है और हमारी आईटी इंडस्ट्री का इस जून का जो क्लोजिंग नंबर्स हैं, जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग नंबर्स हैं, वो $2.7 बिलियन हैं।
अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये डिस्टेंस कितना बड़ा है, ये गैप कितना बड़ा है, $200 बिलियन प्लस 2.7 2.5 बिलियन डॉलर। मतलब हम पीछे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बहुत पीछे। लेकिन अच्छा साइन ये है कि अवेयरनेस आ गई है। इसके लिए हमें वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा, चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी। हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास अच्छी पॉपुलेशन है, लेकिन उसको आपको ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आप इंडिया को या फिलिपीन को या श्रीलंका को या बांग्लादेश को बीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए पूरा आपको साइकिल चलाना पड़ेगा 10-20 साल का। आप सिंपल मैं कैलकुलेशन बताऊं रफली, ये आसिफ पीर साहब ने भी कोट किया था अपने इंटरव्यू में। आसिफ पीर जो सिस्टम्स के सीईओ हैं, कि अगर $1 बिलियन जनरेट करने के लिए आपको कम से कम 1 मिलियन आपके रिसोर्सेज, एक्सपर्ट रिसोर्सेज चाहिए, तो डिमांड एंड सप्लाई का बीच में काफ़ी गैप आ जाता है। जितनी हमें मार्केट में डिमांड है आईटी के एक्सपर्ट्स की, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट उस लेवल पे वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। अगर आपने नंबर्स अच्छे अचीव करने, तो आपको पीछे से वो रिसोर्सेज भी उस तेज़ी के साथ जनरेट करने पड़ेंगे। आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके इंस्टीट्यूट, आपके कॉलेजेट जितने भी हैं, उसको उस तेज़ी से सिर्फ रिसोर्सेज नहीं, अच्छे रिसोर्सेज प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तब जाके। और ये देखें, जो नंबर्स का गैप है, ये कोई 1-2 साल में नहीं पूरा होगा। जिस टाइम हमारी नॉर्मल ऑर्गेनिक ग्रोथ चल रही है, वो इस टाइम 30 और 40% के बीच में चल रही है। अगर 30 और 40% को हम लोग कैलकुलेट कर लें, अगर मैं बिल्कुल आसान करके बताऊं, तो आइंदा 5 सालों में, 10 सालों में हम कोई 10 बिलियन को टच करेंगे या 8 बिलियन को टच करेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ जिस पेस से इंडस्ट्री खुद जा रही है। लेकिन अगर आपने इसको अच्छा पेस देना है, आपने इसको अच्छे ट्रैक पे लगाना है, तो आपने रिसोर्सेज अच्छे प्रोड्यूस करने होंगे और उसको एक पेस उसका बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप नंबर्स को बीट कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं इन फ्यूचर? मैं कोई बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है वो ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि हमें अपनी जो स्टैंडिंग है उसका भी पता होना चाहिए। सही। हम लोग इस टाइम 2-3 चीज़ों में थोड़ा सा पीछे हैं। एक चीज़ तो ये है कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ जो कि आईटी को मिलना चाहिए। चाहे वो मैक्रो लेवल की बात करूँ, चाहे वो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या गवर्नमेंट के हिसाब से हो, या आपका एजुकेशनल हिसाब से हो, मतलब कहीं ना कहीं पे अभी भी लूप होल्स हैं, ठीक है। अच्छी बात यह है कि अवेयरनेस आ गई है, लेकिन इस सारे के सारी चीज़ों को, अभी ये डॉट्स हैं, इनको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। एक प्रॉपर, एक डिसिप्लिन, एक कंपोज तरीके से पूरा रोड में बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आगे वाले 5, 8, 10 साल के बाद उसका रिजल्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीदें बड़ी अच्छी हैं, जो वाइब्स आ रही है वो बड़ी अच्छी आ रही हैं, लेकिन इतनी जल्दी दिख नहीं रही। वैसे भी लोगों का जो रुझान है ना वो आईटी की तरफ अब मैंने देखा है कि बढ़ने लग गया है। लोग फ्रीलांसिंग भी करने लग गए हैं पार्ट टाइम में। और कुछ लोग आईटी में और ई कॉमर्स में, जिन लोगों ने हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा सा क्या कहना चाहिए रिवॉल्यूशन की तरफ लेके गए हैं, मैं प्राउड फील करता हूँ उनका नाम लेने में भी। उसमें सनी अली हैं, रेहान अल्लाह वाला हैं, आज़ाद चाय वाला हैं, ठीक है, हिशाम सरवर साहब हैं, या साकिब अज़हर हैं, इनेबलर्स वाले। ये लोग काफ़ी चेंज लेके गए। इन लोगों ने लोगों को मोटिवेट किया, इन लोगों ने एक अच्छे वॉल्यूम को मेंटली प्रिपेयर किया है, इन लोगों ने लोगों में अवेयरनेस तो क्रिएट कर दी है, लेकिन अवेयरनेस होना और उसको एग्जीक्यूट करना, उसका आउटकम निकालना, उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। तो अवेयरनेस तो लोगों में आ गई, ये तो चीज़ हमें पता चल गया कि नहीं, लोग अवेयर तो हो गए कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब उसको एग्जीक्यूट करने में, उसके नंबर्स को गेज करने में या उसका आउटकम लेने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है आपकी। देखें, बाकी भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट आपने अक्सर सुना होगा कि भाई एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, सही है। बाकी जितने भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसका रॉ मटेरियल, उसकी बाकी चीज़ें जो हैं 30-40%, 50% हम इंपोर्ट ही करते हैं, ठीक है। फिर वो सारी चीज़ें मिक्स करके, मैन्युफैक्चर करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। आईटी की वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है
जिसमें अप्रॉक्स हम 90% प्योर सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, हमें कुछ भी नहीं देना पड़ता। 5% ऐसी चीज़ें हैं, हार्डवेयर सिस्टम्स हैं या कुछ सर्विसेज हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं या बाय आउट करते हैं, बाकी की 95% हम प्योर नेट सर्विसेज जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसमें हमें कुछ लेना देना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं लेना पड़ता। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हमारी बाकी इंडस्ट्रीज़ को बीट कर सकती है, बाकी इंडस्ट्रीज़ को या कंट्री की इकोनॉमी में अच्छा वैल्यू एड कर सकती है। जैसे हमारे टेक्सटाइल है या बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें भी देखें कि काफ़ी सारी चीज़ें मैनुअल हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो कि सारे के सारे आपके जो इकोनॉमी के गैप्स हैं उसको फिल आउट कर सकती है बड़े अच्छे तरीके से। सही जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद साहब। तो जी अमजद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि मैं एज अ मीडिया स्टूडेंट स्टार्टअप में अगर आना चाहती हूँ तो मैं अपना ये काम कैसे शुरू करूँगी, इस फील्ड में कैसे आऊँगी? देखें, अगर आप हमारे पास आते हैं या किसी भी इंक्यूबेशन जाते हैं, सपोज़ हमारे पास आते हैं, तो पहले तो हम आपका थोड़ा सा प्रोफाइल देखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस है या कुछ क्लाइंटेल आपके हाथ में है, ठीक है, या आप क्या क्या काम करते हैं। तो अगर तो कुछ एक्सपीरियंस होगा आपको तो हम आपके साथ एक नया स्टार्टअप क्रिएट कर लेंगे। सही। क्योंकि हमारे क्या सारे स्टार्टअप्स एक साथ ही बैठते हैं, तो हम काम जो है काम भी एक दूसरे से लेते रहते हैं, वो पेड टास्क ही होते हैं। सेकंड ये कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, बिगनर हैं, तो आपके जैसे किसी सीनियर स्टार्टअप के साथ हम आपको मर्ज कर देंगे कुछ टाइम के लिए, ताकि आपकी लर्निंग्स हो जाएं। उसके बाद फिर हम आपके साथ एक नया स्टार्टअप खोल देंगे और हम स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करवाएंगे आपसे, यूट्यूब का चैनल बनवाएंगे और जो हमारे लिंक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वहीं से ही आपकी जो इनकम है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। सही। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप अपने तजुर्बा शेयर करें कि आपने इस फील्ड में आने के लिए किन चैलेंजेस का सामना किया, और वो भी आईटी जैसे इतने वसी शोबे में। अच्छा सवाल पूछा है आपने, काफ़ी बेसिक है। देखें, सामना किया नहीं, सामना कर रहा हूँ, चैलेंजेस का सामना कर रहा हूँ अभी भी। क्योंकि देखें, मैं या मोस्ट ऑफ जो फैमिलीज़ होती हैं, हम लोग एक मिडिल क्लास से और कन्वेंशनल बिजनेस से बिलोंग करते हैं। मैं भी एक कन्वेंशनल फैमिली से, कन्वेंशनल बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिसमें आईटी और इस टाइप का वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्ट फर्म का कोई कॉन्सेप्ट दूर दूर तक नहीं है। मैं सबसे बड़ा चैलेंज देखें, सबसे बड़ा हमारे जैसे लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप अपने घर वालों को पहले तो आप सेटिस्फाई कर पाएंगे आप करते क्या हैं एक्चुअली। मतलब कि वो जो फैमिलीज़ मेरी जिन्होंने मुझे अच्छी सीट पे देखा था, वो ये समझते हैं कि आपकी जॉब का जो असल टाइम है, जब आप सीनियर पोजीशन पे चले जाते हैं, उसी टाइम तो फ्रूट खाने का टाइम होता है। अब उसी टाइम में आप छोड़ के वापस चले जाते हैं, तो ये बहुत ही कोई आप क्या कहना चाहिए कि गलत डिसीजन है। अभी मेरी फैमिली मानती है, मतलब कि मैं तो इस चीज़ पे प्राउड करता हूँ कि प्राउड इस सेंस में करता हूँ कि वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मुझे मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया, मेरे डिसीजन को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया सिवाय मेरी वाइफ के। मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेंटली मोरली मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि नहीं यार, आपके डिसीजंस जो होते हैं सारे अच्छे होते हैं, मैं आपके साथ हूँ, हम कर लें। बाकी जितनी भी मेरी कन्वेंशनल फैमिली थी, फ्रेंड्स फैमिली, जितने रिलेटिव्स थे, सब ने बोला कि अमजद साहब आप वैसे भी बहुत डिसीजन गलत लेते होंगे, लेकिन ये आपका सबसे बड़ा गलत डिसीजन है कि आप इस पोजीशन पे सरेंडर करके एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं जिसको कोई पता नहीं है। तो चैलेंजेस एक ये कि लोगों को सबसे पहले अपनी फैमिली को कन्विंस करना कि आप करते क्या हैं कन्वेंशनल बिजनेस के अलावा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड भी आईटी से नहीं है। सही। तो टेक्निकल लोगों को चलाना इटसेल्फ ये खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब आप टेक्निकल नहीं है तो टेक्निकल लोगों को मैनेज करना ये इटसेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे बड़ा चैलेंज कि लोगों को, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लोगों का ट्रस्ट रिस्टोर करना कि जो आप इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपके स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। तो उस चीज़ पे लोगों को कन्विंस करना, क्योंकि मैं बैंकर था, चले मुझे थोड़ा सा ये एज था कि मेरे पोर्टफोलियो में अच्छे खासे लोग एड थे, लेकिन फिर भी किसी बैंक के नाम पे इन्वेस्टमेंट करना, किसी ब्रांड के नाम पे इन्वेस्टमेंट करना, वो थोड़ा सा रिलायबल है बजाय कि किसी नई कंपनी जो हम खोल रहे हैं उस पर इन्वेस्ट करना।
बैंक के बोर्ड के नाम पे तो लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन हम जैसा आप जो कंपनी खोलते हैं उस पर कोई इन्वेस्ट नहीं करता। तो चैलेंजेस ऐसा नहीं है कि क्या फेस किए, चैलेंजेस अभी भी फेस कर रहे हैं। और बिजनेस में ऐसा है कि कंटिन्यूस एक लॉन्ग रफ पेज है जो आपको गुजरना है, उससे गुजरना है। स्टार्टअप्स में, बिजनेसेस में ऐसा होता है कि 2-4 दिन ही अच्छे होते हैं जिस पे आप खुशी करते हैं, उसके अलावा बाकी सारा का सारा टाइम आप अपने पार्टनर्स को कन्विंस करते हैं, अपने कैश फ्लोज को मेंटेन करते हैं, अपने बिजनेस में तो जगह जगह आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हर चीज़ पे चैलेंजेस फेस करते हैं। और स्टार्टअप जैसी इंडस्ट्री में तो मतलब होते ही चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस ही होते हैं। तो अच्छा, मुझे अब ये बताया कि कोई ऐसा वक्त आया हो या कोई ऐसा वाक़या जब आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए और मैं वापस नौकरी की जानिब जाऊँ और अपनी नौकरी कंटिन्यू करूँ। देखें, एक वाक़या अब रिसेंटली हुआ था, मतलब कि मेरी फैमिली ने मेरे दोस्तों को कॉल किया और फैमिली ने क्या इनको समझाओ, इसने बहुत गलत डिसीजन लिया है। और मैंने उस चीज़ को वापस, मैं आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट बता देता हूँ कि मेरा ऐसा डिसीजन था कि मेरी फैमिली, आधी से ज़्यादा फैमिली अभी भी सही तरीके से मुझसे बात नहीं करती। सही। और इससे बड़ा और चैलेंज क्या हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके ऊपर से हाथ उठा दे कि नहीं यार। और फिर ऐसा आहिस्ता आहिस्ता हुआ, फैमिली ने बोला कि अच्छा चलें ठीक है, आपका काम तो पार्ट टाइम चल रहा है ना, मतलब आपका काम चल रहा है तो आप जॉब भी कर लें, साथ में इसको चलाएं। तो सबसे जो मेरे पास रेगुलर ऐसा टाइम आता रहता है। देखिए, अभी हम लोग इनिशियल फेज़ में, अभी हम लोग उस फेज़ पे नहीं है कि चीज़ें ऑटो पायलट पे चलना शुरू हुई, अभी हम ग्राउंड बना रहे हैं, अभी चीज़ें सेट कर रहे हैं। तो मेरे पास ऐसे रेगुलर टाइम पे ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जो कि मुझे मेरे विजन को थ्रेट करती रहती हैं कि नहीं, छोड़ दो, बस छोड़ दो। हर चीज़ को सेट करने में टाइम लगता है, लेकिन एक ही चीज़ है जो कि मेरे साथ रहती है, जिसमें मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जो चीज़ मेरे साथ रहती है वो मेरी विल है, स्ट्रॉन्ग विल है मेरी, जो कि मुझे यहाँ तक खड़ा करती है और मुझे आगे लेके चलती है। अदरवाइज़ मैं अभी भी बताऊँ कि मेरे साथ इस मिशन में किसी ने भी, मैं नहीं समझता कि किसी ने भी बोला हो कि यार आपने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे था ही नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे था ही नहीं। वेंचर कैपिटलिस्ट का मॉडल है, दुनिया में काम करता है, वो आपको पैसे देते हैं और साइड पे हो जाते हैं। हम वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ एज अ पार्टनर काम करते हैं, हम आपके स्टार्टअप के साथ पार्टनर भी हैं। उसके जो भी बग्स हैं, उसके जो भी इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उसको भी हम फेस कर रहे होते हैं, उसको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। तो जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके चैलेंजेस हैं, वो हमारे ही हैं। बेसिकली होता क्या है कि मैं जिस पोजीशन पे काम करता हूँ, मेरे पास आते ही प्रॉब्लम है, चैलेंजेस आते हैं कि इस स्टार्टअप का ये मसला हो गया, इस स्टार्टअप का ये मसला हो गया। तो रेगुलर आप चैलेंजेस को फेस करते करते आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि जैसे प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आता है, बैक एंड पे उसका सॉल्यूशन जो है चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो चैलेंजेस सबसे बड़ा कि आप सोसाइटी में एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि पहले बहुत ही कम लोगों ने किया हो या किसी ने नहीं किया हो, और लोगों को उस पर कन्विंस करना कि ये बहुत अच्छा काम है आगे। क्योंकि देखिए, छोटा काम होता है, शॉर्ट टर्म काम होता है, तो उसका रिटर्न भी शॉर्ट टर्म के बाद आ जाता है। अगर एक विजन है मेरा 20 साल का, 30 साल का, ये 30 साल का प्रोजेक्ट है, तो वो लोगों को कन्विंस करना या लोगों को बताना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो अच्छा अमजद साहब, ये बताइएगा कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, नौजवानों को जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट है और अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, क्या पैगाम देंगे उन्हें? देखें, एज अ मैसेज पे मैं ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखें, मैं भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब हम कंप्लेन करते हैं कि जॉब्स नहीं है मार्केट में, जॉब्स नहीं है, तो देखें, जॉब्स क्रिएट करने से होती हैं। ऐसे आप किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी इदारे को, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि कल मैं एक जगह पे मुलाजिम था, आज हमारे हाथ से या हमारे वसीले से 60, 70, 80 लोग एम्प्लॉई हैं, तो हमने जॉब्स को क्रिएट किए हैं और आगे ये बढ़ेंगी, ठीक है। तो मैं ये मैसेज यही है कि देखें, जब आप क्लेम करते हैं कि जॉब्स नहीं है, तो उससे बेहतर ये है कि आप जॉब्स क्रिएट करें। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें कि गवर्नमेंट ने बोला था कि हम जॉब्स देंगे, ये इसने भी बोला था हम जॉब्स देंगे, उसने दी नहीं। तो ये मैसेज सीनियर्स के लिए भी, जूनियर्स के लिए भी है कि आप जॉब्स क्रिएट करें। जूनियर के लिए से जो फ्रीलांसर है वो समझता है कि मैं अब $600-800 अर्न कर लेता हूँ और मुझे 2 बंदों को और ऐड करना चाहिए, तो उसको 2 फ्रेश बंदे यूनिवर्सिटी से हायर करने चाहिए, उनको काम भी सिखाना चाहिए
उसके साथ क्या होगा कि वो एक साथ 2 और हो जाएंगे, 3 की टीम हो जाएगी। सही। जब उनका 3 का काम बेहतर होना शुरू हो जाएगा तो उनको फिर 2 बंदों की और ज़रूरत पड़ेगी। सही। ठीक है, ऐसे ही हमारे स्टार्टअप्स जो हैं, हमारी कंपनीज जो हैं, जितने भी, उनको हम ये बोलते हैं आप जॉब्स क्रिएट करें। देखिए, एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि कुदरत का एक फितरत का कानून है, जो भी लोग अर्निंग और वेल्थ के पीछे टाइम लगाते हैं, सही लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लगना चाहिए। जहाँ पे जितना वैल्यू एडिशन करते हैं उसके अगेंस्ट में आपको उसका रिटर्न मिलता है, फाइनेंशियल रिटर्न मिलता है। जो बंदा 8 घंटे की जॉब करता है, उस 8 घंटे की जॉब के अगेंस्ट आपको एक सर्टेन एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। सही। अब हमें ये देखना चाहिए एज एंटरप्रेन्योर, पहले सवाल की तरफ ही, कि जो जितना बड़ा एंटरप्रेन्योर होगा, जो जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, जो जितना बड़ा सोसाइटी में मार्केट में वैल्यू एड करेगा, उसके अगेंस्ट में वो उतनी वेल्थ को अट्रैक्ट कर लेगा। सही। तो अगर किसी ने वेल्थ भी क्रिएट करनी है, अगर किसी ने फाइनेंशियल फ्रीडम भी लेना है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप वैल्यू एड करो, मार्केट में वैल्यू एड करो, सोसाइटी में वैल्यू एड करो, उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ मिलना ही मिलना है। सही। तो फाइनल मैसेज यही है कि अगर आप जॉब्स सर्च करते हैं तो कोशिश ये करें कि जॉब सर्च के साथ जॉब्स क्रिएट भी करें। उसमें आपकी भी बेहतरी है, सोसाइटी की भी बेहतरी है, इकोनॉमी भी बेहतरी होती है और सबके लिए बेहतरी है। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ ले आए। जी नाजरीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। इसी के साथ अपनी मेज़बान इकरा अवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।